बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज दूसरा तीसरा दिन है। ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है कुछ पॉलिटिशियंस की, कुछ सियासतदानों की जो ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं। तो और सेनेट की टिकट के लिए और सीट के लिए, वोट के लिए उनको ख़रीदा जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। तो जब ये वीडियो मेरे सामने से गुज़री तो मुझे 2018 का ज़िमनी इलेक्शन याद आ गया। तो मैंने कहा कि मैं भी अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को रिकॉर्ड पे ले आऊँ, क्योंकि ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है। तो इस तारीख़ को भी क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड पे लाया जाए। तो आपके जैसे कि इल्म में है, मेरे जो हल्के के लोग हैं 65 के, कि मैंने 2018 के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और जनरल इलेक्शन में परवेज़ इलाही और फैज़ अमन वगैरह साथ, तारिक लबैक, याकूब सैफ़ी साहब, ये लोग थे मेरे साथ जिनके साथ मैंने कॉन्टेस्ट किया था। तो इस इलेक्शन में परवेज़ इलाही ने सीट हासिल की थी, वो ये इलेक्शन जीत गए थे। तो परवेज़ इलाही साहब ने इसी तरह जब इस सीट के अलावा पंजाब में भी एक सीट ली थी, तो NA 65 की सीट इन्होंने छोड़ दी थी और पंजाब की सीट रखी थी प्रोविजनल असम्बली की, और उसकी बेस पे फिर ये पंजाब असम्बली में स्पीकर बने। जब इन्होंने सीट छोड़ी तो फिर यहाँ पे NA 65 में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ, जिसमें फिर मैंने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए। इसके अलावा याकूब सैफ़ी साहब ने और फैज़ अमन, और साथ ही बज़ाहिर तो शुजात हुसैन साहब आ रहे थे, लेकिन गेम ये थी कि शुजात हुसैन का नाम यूज़ किया जाएगा, और उनके बेटे जो थे उनको सालिक साहब को लाना चाह रहे थे ये लोग। लेकिन जो गेम थी वो ये थी कि बाज़ार ये शो किया जाए कि चौधरी शुजात आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सेहत और उस वक्त उम्र का तकाज़ा ये है कि वो ये काम अब नहीं कर सकते, तो सालिक साहब को लाना चाह रहे थे। बहरहाल जब ये ऐलान हुआ, मैंने भी कागज़ात नामज़दगी जमा कराए, और मुश्किल हालात थे क्योंकि एक बंदा, एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा एक जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले, फिर उसके साथ ही ज़िमनी में आए, तो ये काफ़ी फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट था, बहुत टफ़ डिसीजन था। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसीजन लिया, और इवन जनरल इलेक्शन में जो मुझे डिफ़िकल्टीज़ आई, जो परेशानियाँ थी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, इवन दे क्या कहते हैं कि जॉब के इशू थे, तो एवरीथिंग को मैंने फेस किया था। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे ये दोबारा कॉन्टेस्ट करना है। अब जब ये इलेक्शन आया तो चौधरियों की ये कोशिश थी, परवेज़ इलाही और शुजात साहब की, कि ये सीट हमें बग़ैर मुकाबले के मिल जाए। ये चाहते थे कि हमें कॉन्टेस्ट ना करना पड़े। तो इन्होंने ज़ोर लगाया, और ज़ोर लगाते हुए सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया फैज़ अमन को। तो फैज़ अमन के साथ इनकी डील होगी। अब ये नहीं पता कि कितने में डील हुई, लेकिन कहने जिन लोगों ने मेरे से बात की थी, मैं भी आपको बताऊंगा पूरी तफसील कि मेरे साथ क्या बात हुई थी, किन लोगों ने रब्ता किया और कैसे कैसे क्या ऑफ़र्स की, किस तरह से बात हुई। तो उन लोगों के बकौल उनसे डील हुई उनकी, और वो जो भी डील थी उस पर मान गए। अब क्या अमाउंट थी, क्या इंसेंटिव दिया गया उनको विड्रॉ करने के लिए, ये एग्जैक्ट नहीं पता, किसी को नहीं पता। जो भी कहानियाँ मार्केट में हैं कि जी कोई कहता है 7 करोड़ लिए, कोई कहता है 5 करोड़ लिए, कोई कहता है 2 करोड़, व्हाट्सएवर, कोई बंदा इसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं जानता। ये वही जानते हैं जिन्होंने दिए है या जिन्होंने लिए है। बहरहाल ये लोग फैज़ अमन को तोड़ने में और उसको ख़रीदने में कामयाब हो गए। और आपको ये पता होना चाहिए कि फैज़ अमन वो बंदा था जिसने सबसे पहले तलागंग की पग का नारा लगाया था, ठीक है। और जहाँ मैं पढ़ाता था पंजाब कॉलेज तलागंग में, तो वहाँ पे वो आ गए और उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात करनी है। मैंने कहा ठीक है मुलाकात कर लेते हैं। तो फिर भी उन्होंने ये कहा, कहते कि डॉक्टर साहब हमें ये तो पता है, मैंने इन लोगों को बताया कि ये पैसे लेने वाला बंदा नहीं है, ना बिकने वाला, लेकिन हम आपको कुछ और ऑफ़र करते हैं। मैंने कहा जी बताइए आप किस लिए आए हैं। पहली बात तो ये कि मेरे लिए सबसे कीमती मेरी इज़्ज़त है, फिर मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त है, फिर मेरे इलाके की इज़्ज़त है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये है कि अगर आप विड्रॉ करते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम जब वो यूनियन काउंसिल के इलेक्शन आएंगे तो हम आपको पीड़ा फतेहाल यूनियन काउंसिल का
चेयरमैन का टिकट दे देंगे काफली की तरफ से। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, मुमकिन नहीं है। वो टिकट अलग चीज़ है और ये जो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ये अलग है, ये नहीं हो सकता। बहरहाल मैंने उन्हें बताया कि आप प्लीज़ उन्हें कहें कि मुझे इस मामले में अप्रोच ना करें, मैं कोई डील नहीं कर सकता और ना मैं विड्रॉ करूँगा, ना मैं बैठूँगा इनके मुकाबले में। अच्छा, ये मामला हो गया। अब वो कुछ दिन के बाद जो मेरे क्या कहते हैं प्रपोज़र थे, स्टैंडर्ड थे, जो मानो कि तायद कुनंदा थे, उन्होंने मुझसे बात की। कहते हैं कि हमें ये कहा गया कि जी अगर डॉक्टर साहब बैठते हैं तो जितने इन्होंने पिछले इलेक्शन में वोट लिए हैं तो पर वोट हम इनको 5,000 देने। उसके हिसाब से वो मैं देख रहा था, मेरे वोट ज़्यादा नहीं थे, 821 वोट थे। तो उनकी जब मैंने कैलकुलेशन में जनरली ये की तो वो भी तकरीबन 40-45 लाख रुपए बनता था। तो उन बहरहाल जो मेरे तायद कुनंदा थे उन्होंने बता दिया था कि भाई वो बंदा इस तरह का काम नहीं करेगा और ना मैं उनसे ये बात करूँगा, ना वो ये डील करेंगे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। अच्छा, ये चीज़ें तो बाहर होती हैं। अब जब बिल्कुल एंड टाइम आया, लास्ट टाइम आया, 2 दिन रह गए ना कागजात नामजदगी, तो प्रेशर शुरू हुआ। अब काफ़ी सारे मेरे साथी दोस्त भी थे तलागाम के, इसके अलावा और भी मामला थे। हर तरफ से मुझे फ़ोन आना शुरू किया, डॉक्टर साहब आप बस आप हामी भरें, हम डील कराते हैं, हम इस चीज़ के मामले को देखते हैं और फिर हम आपको फ्यूचर में आपको प्रोजेक्ट करेंगे मीडिया पे और आपका। तो मैंने कहा नहीं यार, आप लोग मुझे जानते भी हैं कि मैं इस शोबे में कोई पैसे के लिए तो आया नहीं हूँ और अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, इंसान की कीमत नहीं होती। तो बहरहाल कुछ दोस्तों ने फ़ोन किए, कुछ दोस्तों को उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने तो डायरेक्ट इनको बता दी कि भाई हम उस बंदे को ये नहीं कह सकते वो विड्रा करे, उसका राइट है। और मैं उन लोगों की तारीफ़ करूँगा आज भी कि जिन्होंने उन्हें बताया था कि ये मेरा राइट है। बहरहाल मैं क्लास में पढ़ा रहा था, जैसे कि आपके इल्म में कि मेरा शोबा तो तालीम है, तो मुझे बताया कि जी कि कोई शख्स आपसे मिलना चाहता है। मैं चला गया क्लास में, जो उन्होंने कहा आप क्लास छोड़ दें, आप ये प्राइवेट इदारा था और उसी प्राइवेट इदारे को उन्होंने अप्रोच किया चौधरियों ने, और लोकल जो हमारे यासिर की पार्टी वगैरह थी, ये लोगों ने अप्रोच किया। मैं गया, वहाँ पे मेरे दोस्त ही थे, जानने वाले अच्छे दोस्त, उनके साथ मैंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया हुआ था पिछले में, उनके साथ सपोर्ट भी उन्हें की थी सारा कुछ। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप करें, बस कोई रास्ता निकालें, हम इनके साथ डील करते हैं, हम जो भी इनसे इंसेंटिव लेते हैं। तो मैंने कहा यार आप मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, मेरे साथ चले हो, तो आपने कभी मुझे देखा कि मैं पैसे के लिए ये काम कर रहा हूँ? तो मैंने उन्हें कहा यार आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस तरह से मेरे पास ये चीज़ें लेके आएंगे। बहरहाल उनसे मैंने जान छुड़ाई। अच्छा, अब वो जब मैं क्लास ख़त्म की तो मुझे पैगाम आया कि जो जी कॉलेज के सरबराह हैं फलक शेर साहब, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि, और उन्होंने मुझे 2-2:30 बजे, मैंने कहा ठीक है। मैं घर चला गया, घर जाके मैंने वालिद साहब को साथ लिया। मैंने कहा कि किसी बड़े का साथ होना ज़रूरी है क्योंकि अब मामलात काफ़ी ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। तो हम आए, फलक शेर साहब थे, फिर जो पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर हैं शौकत साहब, और इवन बीच में जो प्रिंसिपल कासिम साहब, ये भी इन्वॉल्व हुए सारे। तो कोई 2.5 घंटे हमारी ये मुलाकात रही और वो दिन आखिरी दिन था कागजात नामजदगी वापस लेने का। तो फलक शेर साहब को मैंने शुरू में बता दिया था कि देखें आप भी सेल्फ मेड बंदे हैं और मैं भी सेल्फ मेड हूँ, और सेल्फ मेड बंदे के लिए इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता। और मैंने कहा कि अगर आपके जहन में ये हो कि मैं आपके पास जॉब कर रहा हूँ तो इस वजह से आप मुझे कोई कन्विंस कर लेंगे या प्रेशराइज़ कर लेंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं जॉब छोड़ दूँगा लेकिन ये काम नहीं होगा। बहरहाल उन्होंने मुझे शुरू में कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप माने या ना माने, जॉब आपका मसला नहीं होगा। ये मैं उनकी एक जो है ना क्रेडिट उनको दूँगा, उन्होंने ये बात शुरू। फिर मैंने जनरली बात हुई कि मैंने कहा लेट्स सपोज आप क्या मुझे देंगे? कहते हैं कि आपको यूनियन काउंसिल का टिकट मिल सकता है। मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि मुझे आपको सूबाई असम्बली का टिकट दें, तो मुझे उन्होंने कहा कि अपनी हैसियत देख के बात करते हैं। मैंने कहा हैसियत तो कोई नहीं, हैसियत तो इंसान की होती कोई नहीं, इंसान है क्या चीज़, इंसान की कोई औकात नहीं है। तो बहरहाल बात आगे चली। फिर इन्होंने खुद कहा फलक शेर साहब ने कि डॉक्टर साहब इतना रजिस्ट तो हमें फैज़ अमन ने नहीं किया था, फैज़ अमन ने तो बहुत जल्दी मान गया था, आप तो उससे भी ज़्यादा रजिस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा वो फैज़ अमन था, मैं आमिर हूँ, उसकी अपनी अप्रोच थी, मेरी अपनी अप्रोच है। अगर उसको आपने ख़रीद लिया तो इसका ज़रूरी मतलब तो नहीं कि हर कोई ख़रीदा जाएगा। और ये तो नहीं है कि तलागंग में हर चीज़ काबिल फ़रोख्त है, तलागंग का हर बंदा ख़रीदा जा सकता है। मैंने कहा ऐसे मुमकिन नहीं है।
अच्छा, फिर इन्होंने कहा नहीं, हम आपकी चौधरी साहब परवेज़ इलाही साहब से डायरेक्ट बात कराते हैं। अब उन्होंने हम परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन मिला दिए, फ़ोन मिला के मेरे वालिद साहब को दे दिए कि ये आप बात करें बुज़ुर्गों से, इनके बुज़ुर्गों से बात करें। तो बुज़ुर्गों वालिद साहब ने मुझे बताया कि वो कहते हैं कि आपको जो भी चाहिए, आप जो भी कहते हैं हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। आपको जॉब चाहिए, आपको कुछ और चाहिए। तो मैंने कहा वो ये तो नहीं हो सकता है, इज़्ज़त से बढ़ के और असूलों से बढ़ के यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त तो नहीं है, नहीं हो सकता। फिर साथ ही मुझे चौधरी शुजात साहब का फ़ोन आ गया। अबू को परवेज़ इलाही साहब की बात हो रही थी मुझे कि जी डॉक्टर साहब कुछ मेहरबानी करें। मैंने कहा चौधरी साहब ये इलेक्शन है, अब इसमें मेहरबानी की बात तो नहीं हो सकती ना। और मैंने कहा मैं इफ्तिखार चौधरी साहब की पार्टी के टिकट पे हूँ, तो मैं उनसे बात करूँगा। और पहली बात ये कि मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस वक्त ये चाहता था कि इस सिचुएशन से निकलूँ और यहाँ से जाऊँ। तो मैंने कहा मैं बाद में आपसे जवाब दूँगा। बहरहाल शाम को मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब का फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब वो मुझे फ़ोन आया था उनका, वो कह रहे थे कि अगर आप तो हम उन पे कोई एहसान कर देते हैं। मैंने कहा चौधरी साहब आप एहसान कर दें, लेकिन मुझसे टिकट वापस ले लें, लेकिन मैं अपने इलाके की, अपनी इज़्ज़त, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त पे सौदा नहीं कर सकता। इलेक्शन हार जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बंदा इलेक्शन लड़ा है और उस पर शिकस्त हो सकती है, हार सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बिक जाना, इंसान बिक जाए, पैसा ले ले, इससे बड़ी बेइज्जती की बात, इससे बड़ी जो ना क्या कहते हैं गिरी हुई चीज़ मेरी नज़र में नहीं है कि इंसान पैसे के लिए बिक जाए। बहरहाल इफ्तिखार चौधरी साहब को भी मैंने कहा कि भाई नहीं, आप टिकट वापस ले सकते हैं, ले लें, लेकिन इलेक्शन मैंने लड़ना है। और हमारी बॉटम लाइन ये थी मेरे ख़ानदान की तरफ से, जो मेरे मतलब ब्रदर्स हैं, कि मर जाना है, विड्रॉ नहीं करना। ये बॉटम लाइन थी हमारी। तो इन लोगों ने उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से वापस आ गया, इन्होंने देखा कि ये तो बंदा पैसे वाला मामला तो नहीं। अब एक और दोस्त थे मेरे भाइयों के, उनके ज़रूर इन्होंने रब्ता किया कि ये पैसे तो नहीं लेता, इसको किसी और जाल में फंसाते हैं। इन्होंने कहा देखें डॉक्टर साहब, आप कहते हैं तलगंग में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और दूसरा हम पीड़ा फतेहाल को गैस दे देंगे, तो इस तरह से आपका नाम होगा। ये शाम को फिर मेरे पास 3-4 बंदे आ गए। तो मैंने ने ये कहा था कि अगर आप ये कहते हैं कि वाकई आप यूनिवर्सिटी तलागांग में बनाना चाहते हैं, आप किस कहते हैं कि हम बनाएंगे, तो आप रब्ता करें हमारी यासिर से और उससे कहें कि कल हमारे यासिर साहब और परवेज़ इलाही साहब तलागांग प्रेस क्लब में आ जाएं, मीडिया के सामने ये रिटर्न मुआहदा करें कि जी हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ तलागांग बनाएंगे। उस बेस पे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ कि मेरी कुर्बानी से, मेरा ये इलेक्शन छोड़ने से अगर मेरे इलाके को ये प्रोजेक्ट मिल सकता है तो मैं करूँगा। तो उस बंदे ने, जो आए हुए थे, उन्होंने फ़ोन किया उससे, तो वो कहते हैं कि जी आप वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे बात कर लें। तो मैंने कहा इसका मतलब कि आप ये समझते हैं कि हम घास खाते हैं और हमें अक्ल नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दफ़ा बंदे को ख़राब कर दो, एक दफ़ा उस पर धब्बा लगा दो कि बिक गया, और उसके बाद फिर इसकी सियासत, इसकी सारे असूल, इसके सारे वो हम खुद ही जला देंगे। फिर मीडिया के जो हमारे ये दोस्त, यही साफ़ी जो उस वक्त मुझे कह रहे थे कि जी आपको, हम आपको सपोर्ट, फिर यही लिखते हैं कि डॉक्टर आमिर बिक गया। तो बहरहाल मैं ये चाहता था कि कल परसों मैंने जो वीडियोस देखी हैं कि बड़े बड़े MNAs और MPAs और साथ सौदा करा रहे हैं स्पीकर हजरात, तो अफसोस का मुकाम है। हमारी सियासत गंद का ढेर है, डर्टी पॉलिटिक्स है। और उस डर्टी पॉलिटिक्स का मसला ये है कि जो हमारी आवाम है, जब उनके पास कोई काबिल अच्छा बंदा असूल वाला आता है, उसको कभी सपोर्ट नहीं करते। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास बदमाशी होगी, उसको सपोर्ट करेंगे। और इवन अभी मैंने देखा है, अब मेरे ये सुनने में आ रहा है कि वही फैज़ अमन जो बिका था, हर बंदा जानता है बिक गया, सुना है कि वो PTI की तरफ, तलागांग के इलाके में PTI में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये हाल है, और लोग भूल जाएंगे कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था। जिस बंदे का ना कोई असूल हो, ना कोई ज़ाब्ता हो, वो आते हैं, पहले एक पार्टी को यूज़ करते हैं, फिर दूसरी को यूज़ करते हैं। तो इस मौके पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब नून लीग का बंदा बैठ गया, बिक गया, तो उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था। तो आपको ये था, मैंने भी रब्ता किया उनसे कि भाई आपके पास तो बंदा नहीं है, बल्कि उनके कुछ लोगों ने रब्ता किया
इनिशियली कि जी हम आपकी सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ख्याल आया कि अगर आज हम इसकी सपोर्ट करते हैं बंदे की जो एक लोअर मिडिल क्लास से है, इसका एक वोट बैंक शो होता है, तो ये कल हमें ही चैलेंज कर देगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो इससे वो करेंगे, बाइकाट करेंगे इलेक्शन का, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब उनके पास और चॉइस नहीं थी। उसमें सलीम इकबाल और जो भी इनके शेरजार वगैरह इन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि किसी नए बंदे को मज़ीद इलाके में ना सामने है, अगर आता है। इसी तरह से मैंने मंसूर तमन से रब्ता किया, उसने भी यही कोशिश की कि किसी तरह की सपोर्ट का मुझे कोई वादा नहीं किया। बस यही मेरे इलाके के जो मेरे साथ एक बंदा गया हुआ था, उन्होंने कहा कि आप अपने गांव की हद तक इन्हें सपोर्ट करें क्योंकि आपके गांव के हैं। तो ये मैंने देखा कि ये लोग अल्लाह ताला गांव की वो जो इज़्ज़त या वो मकाम या असूल की बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि इनका भी यही मफाद था कि कोई नया बंदा सामने ना आए। अगर ये आता है तो ये कल को हमारे लिए मसाइल होंगे और सियासी तौर पे, तो ये बात है। और इवन मैं 2013 की बात करते 2013 में जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो मैंने डॉक्टर कदीर साहब की पार्टी उस वक्त थी, उनका टिकट अप्लाई किया। जब वो टिकट अप्लाई किया तो यहाँ पे मंसूर तमन थे और वहाँ पे जो उनका जो जनरल सेक्रेटरी था डॉक्टर कदीर साहब की पार्टी का खुर्शीद जमान, तो वो और ये मंसूर तमन दोनों पीपल पार्टी में इकट्ठे रह चुके थे। तो मंसूर तमन ने उसको रब्ता की कि यार यहाँ पे डॉक्टर खान की पार्टी का टिकट किसी को नहीं देना, हालांकि उन्होंने मुझसे 25,000 टिकट के लिए हुए थे। तो अब क्या हुआ कि जब ये मामला आया तो मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे चौधरी रब्बानी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और कुछ और लोगों का, जब इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया इस बेस पे कि मंसूर तमन ने इनको मना किया था, तो फिर इन्होंने उनसे रब्ता किया, यार ये गरीब बंदा है, तुमने इससे 25,000 भी ले लिया, कोई इस इलाके में तुम्हारा और टिकट लेने के लिए उम्मीदवार भी कोई नहीं है, तुमने इसके पैसे भी लिए, टिकट भी नहीं दिए, तो इसको पैसे तो वापस करो। अगर पैसे नहीं वापस करते तो हम तुम्हारी खबर लगाते हैं, हम इस मामले को मीडिया पे लाते हैं। तो फिर खुर्शीद जमान ने मुझसे रब्ता किया और उसने मुझे चेक वापस दिए। और मुझे याद है आज भी, मैं जब चेक वापस लिया तो मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया वापसी पे। तो मैंने कहा कि ऐसे बंदे जो डॉक्टर ख़ान को यहाँ पे बैठ के धोखा दे रहे हैं, उसके नाम पे पार्टी, उसके नाम पे लोगों को मिल रही हैं और धोखा दे रहे हैं, अपनी पुरानी यारियाँ मिल कर रहे हैं, तो मैंने हाथ नहीं मिलाया। तो मुझे खुद ही कहते कि यार डॉक्टर साहब आप हाथ तो मिलाते जाएँ। तो मैंने कहा यार, मैंने दिल में कहा कि आप हाथ मिलाने के काबिल नहीं हैं, आप मौसम पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं, उनकी पार्टी के दफ्तर में बैठ के अपनी यारियाँ निभा रहे हैं। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, ये हाल है। तो मैंने कहा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि क्या होता है, कि असूल वालों के साथ आप लोग भी नहीं चलते, आवाम भी नहीं चलती, और फिर चीखते हैं। फिर ये साफ़ी हज़रात जो जिनके मैं वीलाग देख रहा हूँ, जिनके बड़े बड़े आज कल सारा दिन यही भरे हुए थे जी फलां भाई क्या फलां भाई, जब अच्छे लोग होते हैं उनको तो आपने कभी प्रोजेक्ट नहीं किया, उनको तो आप साइड पे रखते हैं। आप तो ये देखते हैं कि कहाँ से हमें कौन सी पार्टी की तरफ से एक सपोर्ट आ रही है या किसको, तो उस बेस पे आप देखते हैं ना। आप भी तो करें, आपका माशरे में क्या किरदार है, मीडिया का क्या किरदार है, अच्छाई को सामने लाना और बुराई को। लेकिन आप लोग तो बने होते हैं कि भाई पार्टी बाजी होती है, ये फलां पार्टी का, ये फलां पार्टी का, उस बुनियाद पे तुम आप लोग कर रहे होते हैं। तो आप अपने आप को भी ठीक करें, अपने गर्भानों में भी झांकें कि अगर आप माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को चौथा स्तून कहते हैं या पांचवा स्तून कहते हैं या छठा स्तून जो भी हैं, तो इस स्तून को भी तो अपना सही किरदार अदा करना चाहिए। तो बहरहाल इसी बात के साथ आज मैं बात ख़त्म करूँगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मज़ीद अपने तजर्बे